महाराष्ट्र के चुनावी रण से बड़ी खबर आ रही है। इस खबर के साथ मुंबई के वर्ली से चुनाव लड़ेंगे मिलिंद देवड़ा। आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे मिलिंद देवड़ा ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात का ऐलान किया है। शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार होंगे मिलिंद देवड़ा। राजीव सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजीव, आदित्य ठाकरे को टक्कर देंगे मिलिंद देवड़ा और ऐसे में उन्होंने इस बात का ऐलान खुद एक्स पोस्ट पर किया। एक तरह से ये जो लड़ाई है वो किस तरह से होने जा रही है आदित्य वर्सेस मिलिंद की? देखिए, मुंबई में वाकई में दिलचस्प मुकाबला होगा क्योंकि आदित्य ठाकरे का भी एक राजनीतिक पारिवारिक बैकग्राउंड है और एक परिवार, एक पार्टी भी है ठाकरे परिवार की। वही मिलिंद देवड़ा का भी लगभग 40 से 50 सालों का एक राजनीतिक पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है। लेकिन दोनों ही नेता जो है अलग अलग पार्टियों से आते हैं। चूंकि शिवसेना जो है ठाकरे परिवार की राजनीतिक पार्टी है, वहीं दूसरी तरफ जो है मिलिंद देवड़ा का पहले कांग्रेस से जुड़ाव था। अब ये दूसरी शिवसेना जो बनी है एकनाथ शिंदे की, उसमें है। ऐसे में कह सकते हैं कि ये दोनों ही युवा चेहरे हैं, दोनों का एक राजनीतिक रसूख भी रहा है। ऐसे में दोनों में ही दिलचस्प मुकाबला होगा। लेकिन अगर हम वहां पर वोटर्स की बात करें, चूंकि मराठी वोटर्स कोलीवाड़ा वर्ली में बहुत ज्यादा है, बहुतायत में है, ऐसे में शिंदे गुट उसको अपनी तरफ खींच पाने में कितना ज्यादा कामयाब होगा उस पर निर्भर करेगा। क्योंकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि वर्ली में अभी भी उद्धव ठाकरे की अच्छी खासी पैठ है। वहां पर आदित्य ठाकरे को एज मिलेगा, लेकिन उसको किस तरह से फाइट करते हैं, उसको किस तरह से कमबैक करती है शिवसेना, इसीलिए कई चेहरों पर विचार करने के बाद में मिलिंद देवड़ा को उतारा जा रहा है, जो कि मुंबई नहीं बल्कि महाराष्ट्र का एक जाना माना चेहरा है। इसके पहले सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में भी राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन एक बात तो राजीव हम कह ही सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में वर्ली सीट पर जो यूबीटी ग्रुप यानी कि जो उद्धव ठाकरे गुट था, जिनकी उम्मीदवारी में आदित्य ठाकरे खड़े हो रहे हैं वर्ली सीट से, वहां पर ज्यादा लीड नहीं थी। लगभग 7,000 के करीब जो वोट थे उसी की लीड थी। ऐसे में माना जा रहा है कि मिलिंद देवड़ा के वर्ली सीट से उतरने पर यह मुकाबला बेहद रोचक होगा। शुक्रिया राजीव आपका जानकारी के लिए। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र की वर्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वर्ली से आदित्य ठाकरे भी चुनावी मैदान में हैं। मिलिंद देवड़ा के चुनाव लड़ने पर शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं, सुनिए। क्या लगता है कि सना खान राजनीति में जिस तरह से उनकी अपने पिता की सीट पर उतर रही हैं, एक मजबूत दावेदार हो सकती है? मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी ना। वो किस वजह से राजनीति में उतर रही है उससे स्पष्ट हो गया है ना। जब भारतीय जनता पार्टी उनके पिता का विरोध कर रही है तो किस वजह से उनको उतरना पड़ रहा है, इसमें मैं क्या जवाब दूं? इसका जवाब हम क्यों दें? इसका जवाब महाजूठी के जो तीनों अलायंस पार्टनर्स हैं वो दें। क्या लगता है जिशान सिद्दीकी जो बात कहना चाह रहे थे, क्योंकि वो कांग्रेस से आधिकारिक तौर पर निकाले नहीं गए थे, कांग्रेस में ही विधायक थे, पार्टी से नाराजगी उनकी चल रही थी। उन्होंने एमएलए इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग की थी और उनको सस्पेंड किया गया था। ये बात तो जग जाहिर है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, चांदिवली से कौन जीता था? शिवसेना जीती थी। अब चांदिवली में कौन खड़ा हो रहा है? कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। तो महाविकास अघाड़ी में कोई, मैं अभी फिर से दोहराऊंगी, लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया सवाल पूछने की कोशिश कर रही है, कोई अनबन नहीं है। स्ट्रैटेजी अनुसार ये काम हुआ है, स्ट्रैटेजी अनुसार डिसीजन हुआ है। आज डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से नामांकन दाखिल किया है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। देखिए डिटेल रिपोर्ट। तस्वीरें देवेंद्र फडणवीस के नामांकन की हैं। फडणवीस ने आज नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से नामांकन दाखिल किया। उनके नॉमिनेशन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान रोड शो भी किया। फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कांग्रेस हमेशा बाबा साहब की विरोधी रही है, आरक्षण की विरोधी रही है। इसी प्रकार के विचार नेहरू जी ने भी रखे हैं, इंदिरा जी ने भी रखे हैं। जब तक भारत का संविधान है और भारत में भाजपा है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। नामांकन से पहले फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उनके परिवार ने नामांकन के लिए रवाना होने से पहले फडणवीस की आरती उतारी। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने अपनी मां का आशीर्वाद भी लिया। फडणवीस की मां ने बेटे की आरती उतारी और फिर जीत का आशीर्वाद दिया। नागपुर दक्षिण पश्चिम से फडणवीस के खिलाफ कांग्रेस ने प्रफुल्ल गुड्डे को मैदान में उतारा है।
और चुनावी मौसम में पुणे पुलिस ने एक टेम्पो में 138 करोड़ रुपए का सोना बरामद किया है। ये गोल्ड किसका है, इसकी जांच जारी। तस्वीरें पुणे के सहकार नगर इलाके की हैं। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक टेम्पो में सोने की बड़ी खेप बरामद की है। इस सोने की कीमत करीब 138 करोड़ रुपए बताई गई है। गोल्ड किसका है, इसकी जांच जारी है। टेम्पो मालिक के पास इस सोने के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी या दस्तावेज नहीं है। चेकअप में आज 8:30-9 बजे मेरे सरकार नगर पुलिस स्टेशन के अंदर पद्मावती के पास एक SST का पॉइंट है। वहाँ के स्टाफ ने एक टेम्पो उनको सस्पिशियस लगा, इसीलिए उसको रुकाया था चेकिंग के लिए। तो उसमें वाइट बैग्स में कुछ बॉक्सेस थे, तो इसलिए उन्होंने खोल के देखा तो उसमें ज्वेलरी थी। और वो जो टेम्पो का ड्राइवर है उससे पूछा तो उसने बताया कि ये सोना है, ज्वेलरी है जो मुंबई से पूना के लिए लाई गई है। तो टोटल ये 138 करोड़ की ज्वेलरी थी। इस सोने की खेप के बारे में इनकम टैक्स की टीम को भी सूचित किया गया है। इनकम टैक्स की टीम दस्तावेज चेकिंग के बाद आगे की कार्रवाई करेगी, मगर टेम्पो में सोने की डिलीवरी की वजह से सवाल उठ रहे हैं। यूपी उपचुनाव का घमासान जारी है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों को सुविधा देने में सरकार फेल रही है, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सभी सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पा रही, DAP नहीं दे पा रही, महंगे बिजली का बिल दे रहे हैं। मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, इस सरकार के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी, मंत्री, अधिकारी से पूछो, अगर तुमने बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो बता दिए। जो कुछ बिजली आ रही है, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसी समय के देन है। इसी करहेल में बताइए, कट पर 100 एकड़ में मंडी बननी थी। यहाँ का लहसुन, यहाँ का धान, यहाँ का गेहूं, यहाँ की सब्जियां, यहाँ के आलू, ये बड़े बाजार में जा सकता था। यही इलाका है जो कन्नौज, कानपुर देहात से शुरू होकर के आगरा तक है। वो इलाका है जहाँ सबसे अच्छा आलू होता है, सिरसागंज आलू। ये आपका ब्लॉक है, सबसे अच्छा आलू होता है, बरनाल। तो बताइए, आलू के लिए आपने क्या व्यवस्था की? इन सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। अभी कटेरी नॉमिनेशन से हम लोग आ रहे हैं। इस बार इंडी गठबंधन समाजवादी पार्टी बुरी तरह हार का सामना करेगी। और दिल्ली में राहुल गांधी ने आज प्रजापति कॉलोनी का दौरा किया। उन्होंने हस्तशिल्पकारों से दिए और बर्तन बनाने सीखे। तस्वीरें दिल्ली के उत्तम नगर की हैं। राहुल गांधी आज अचानक प्रजापति कॉलोनी में पहुंचे। उन्होंने हस्तशिल्पकारों से बर्तन और दिए बनाने सीखे। हस्तशिल्पकारों ने कहा कि राहुल गांधी का अचानक आना उन सबके लिए सरप्राइज था। सुबह 6 बजे डोरबेल बजी, दरवाजा खोला तो राहुल गांधी सामने थे। सुबह सुबह जब राहुल जी आए तो उन्होंने घंटी बजाया। मैंने घंटी की आवाज़ सुन के मैं आई नीचे, देखे तो मेरे सामने राहुल जी खड़े। और एकदम से ऐसा लगा जैसे भाई शौक सा कि भाई क्या होया। उन्होंने गले मिल के ये कहा, अम्मा जी मैंने कुछ काम सीखना, आपके बारे में बहुत कुछ सुन के आया, देखा मैंने, सुना लोगों से। राहुल गांधी ने शिल्पकारों के बच्चों से भी मुलाकात की। बच्चों ने उन्हें अपना आर्ट वर्क दिखाया। बच्चों ने बताया कि राहुल गांधी ने उनसे मंदिर बनाने के अलावा दिए और बर्तनों की आर्ट के बारे में जानकारी दी। बड़ी खबर, भारत चीन LAC समझौते पर आ रही है। 28-29 अक्टूबर तक पूरा होगा डिसएंगेजमेंट। पूर्वी लद्दाख के डेमचौक और डेप्सांग से सैनिकों की वापसी होगी। पुरानी पोजीशंस पर वापस लौट जाएंगे जवान। अक्टूबर के अंत तक पेट्रोलिंग भी शुरू हो सकती है। LAC पर अब हालात सुधर रहे हैं। भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है। ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर दोनों देशों की सेनाओं ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। डेमचौक में दोनों तरफ से एक टेंट हटाया गया है। अब भारत चीन LAC समझौते पर एक और बड़ी खबर आई है। 29 अक्टूबर तक LAC पर डिसएंगेजमेंट का काम पूरा हो जाएगा। भारत और चीन के सैनिक पुरानी पोजीशन पर वापस लौट जाएंगे। LAC पर अक्टूबर के अंत तक पेट्रोलिंग भी शुरू हो सकती है। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ हुई द्विपक्षीय बातचीत के बाद हालात में सुधार दिख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की पहल की तारीफ की और इसे शांति की दिशा में बढ़ाया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे LAC पर हालात सुधरेंगे। इंडिया एंड चाइना हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन टॉक्स बोथ एट डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री लेवल्स टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस इन सर्टेन एरियाज अलोंग द LAC. Pursuant to the talks, broad consensus has been achieved
to restore ground situation based on the principles of equal and mutual security. और दिल्ली में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युद्ध से समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्ष भारत और जर्मनी के लिए चिंता का विषय है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम दोनों के लिए चिंता के विषय है। भारत का हमेशा मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और शांति की बहाली के लिए भारत हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल ऑफ लॉ सुनिश्चित करने पर हम दोनों एकमत हैं। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि 20वीं सदी में बनाए गए ग्लोबल फोरम 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सहित अन्य मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। भारत और जर्मनी इस दिशा में सक्रिय रूप से सहयोग करते रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर एनआईए का एक्शन। चंडीगढ़ और अमृतसर में संपत्तियां जब्त हुई हैं। एनआईए ने गुरुपतवंत सिंह पन्नू की 3 संपत्तियों को जब्त किया है। पन्नू के खिलाफ पहले ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर जितेंद्र शर्मा जुड़े हैं। एनआईए ने 3 संपत्तियों को अभी तक जब्त किया है। जितेंद्र, और क्या डिटेल्स आ रही हैं, क्योंकि पहले से ही रेड कॉर्नर जारी था पन्नू के खिलाफ? जी बिल्कुल, देखिए खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई है। एनआईए ने उसकी 3 संपत्तियों को कुर्क किया है। ये संपत्ति एक चंडीगढ़ में है फ्लैट, जिसका 1/4 हिस्सा कुर्क किया गया। इसके अलावा अमृतसर में 2 जमीनें हैं जिनको कुर्क किया गया। करोड़ों की इनकी कीमत आंकी जा रही है। तो कहा जा सकता है कि पन्नू के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई जांच एजेंसी एनआईए की तरफ से की गई है। इसके अलावा पन्नू की कुछ और जो प्रॉपर्टीज है या फिर क्या कुछ आय से अपराध से अर्जित आय का कुछ हिस्सा है, जिसके बारे में जांच एजेंसी को पता चला, उसके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अहम खबर है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। सभी गिरफ्तारियां पंजाब समेत कई राज्यों से हुई हैं। बदमाशों के पास से भारी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। हरियाणा में एक मर्डर की वारदात को ये अंजाम देने वाले थे। पंजाब समेत कई राज्यों में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये कामयाबी मिली। सभी शूटर्स पंजाब और आसपास के राज्यों से गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। सूत्रों की माने तो बाबा सिद्दीकी केस में गिरफ्तार शूटर्स से भी स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश भर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बदमाशों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस की इसी छापेमारी के बाद 7 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। वहीं बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एनआईए ने बड़ा एक्शन लेते हुए लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम घोषित किया है। अनमोल बिश्नोई पर बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में शामिल होने का आरोप है। पुलिस को शक है कि अनमोल ने ही शूटर्स को बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीन सिद्दीकी की तस्वीरें भेजी थी। इस साल अप्रैल में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की घटना के बाद मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। अनमोल बिश्नोई सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी आरोपी है। साल 2023 में जांच एजेंसी ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। रिपोर्ट के मुताबिक वो फर्जी पासपोर्ट बनाकर देश से भाग गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर्स की गिरफ्तारी के बाद स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुमार कुशवाहा ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। ये 7 गैंगस्टर्स गिरफ्तार किए गए हैं। आरजू बिश्नोई नाम का आदमी इनको कंट्रोल कर रहा था, जो कि ओरिजिनली लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक मेंबर है। आरजू बिश्नोई अनमोल बिश्नोई के टच में ज़्यादा रहता था। इस गैंग के 7 शूटर्स पकड़े गए हैं। 7 लोग पकड़े गए हैं। ये 4 स्टेट से पकड़े गए हैं, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से और दिल्ली से। इसमें पहली अरेस्ट 23 अक्टूबर को हुई है, जो कि एक साही राम करके आदमी था,
गंगानगर पे, उसकी अरेस्ट हुई है। उसके बाद सुखराम के बाद में जो गंगाधर का था, साहिल और अमल करके कैरेक्टर्स हैं जो अमर, जो कि अबोहर के रहने वाले हैं, इनको अरेस्ट किया गया। सबसे पहली अरेस्ट इसमें रितेश की हुई थी, जहाँ से ये शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद में बादल, प्रमोद और संदीप, जो गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर्स हैं, इनकी हर एक की क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट्स हैं बाय एंड लार्ज। और ताजा खबर है, झारखंड के लिए बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का भी नाम है। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी का भी नाम है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। देखिए, लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ तमाम बड़े नेताओं के नाम हैं। और इधर आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरें आतंकी हमले के बाद जारी सर्च ऑपरेशन की हैं। गुलमर्ग के बोटा पथरी में आतंकियों की तलाश में बड़ा अभियान चलाया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हेलीकॉप्टर से चप्पे चप्पे की निगरानी जारी है। इस वारदात के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकियों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। गुलमर्ग के बोटा पथरी में आतंकियों ने 18 राष्ट्रीय राइफल्स की गाड़ी पर हमले को अंजाम दिया। एलओसी पर जा रहे जवानों पर घात लगाकर हमला किया। नागिन इलाके में सेना की गाड़ी पर गोलियों की बौछार की गई। हमले के बाद आतंकी जंगल में भाग गए। हमले में 3 से ज्यादा आतंकी हो सकते हैं। इस आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हुए हैं तो 2 घायल हैं। इस आतंकी वारदात में 2 पोर्टरों की भी मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिनों में आतंकियों ने 2 बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। 18 अक्टूबर को शोपिया में टारगेट किलिंग कर 7 लोगों की हत्या और अब गुलमर्ग में बूटा पथरी इलाके में सेना के काफिले पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इस गोलीबारी के बाद जवाबी कार्रवाई शुरू की गई है। आतंकियों की तलाश में पूरे इलाके में बड़ा ऑपरेशन जारी है। और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुए आतंकी हमले के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। आज जम्मू में लोगों ने सड़क पर निकलकर विरोध प्रदर्शन किया। डोगरा फ्रंट की तरफ से लोगों ने यह विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की मांग की। लोगों का कहना है कि 4 के बदले भारत 40 मारे। इसके बदले के वो आए, इसके बदले हम वहां जाएं और 2, 3, 4 बार बालाकोट करें, पाकिस्तान को नस्तनबूद कर दें। बता दें कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के पास सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला किया गया था। वहीं इस आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिन्होंने पाकिस्तान को सुधर जाने की कड़ी नसीहत दी है। वो ये समझते हैं कि इससे कश्मीर को पाकिस्तान से मिला देंगे। उस गलत फहमी में कश्मीर में 47 में फैसला कर लिया था कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, और अगर वो समझते हैं कि इससे वो कुछ कर सकेंगे, वो सिर्फ अपनी बर्बादी और हमारी बर्बादी कर रहे हैं। अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठने के बाद आतंकी हमलों में इजाफा हुआ है। आतंकियों ने टारगेट किलिंग की घटना को भी अंजाम दिया है। दिल्ली में अब जमीन के साथ साथ हवा से भी प्रदूषण की निगरानी होगी। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ पहली बार ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। तो जमीन के साथ साथ अब हवा से भी प्रदूषण के कारकों पर जो है नजर रखी जाएगी, और उसको लेकर के दिल्ली सरकार ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। आपको दिखाएं कि तकनीक का इस्तेमाल पहली बार दिल्ली में किया जा रहा है, और सभी दिल्ली के जो हॉटस्पॉट हैं, 13 कुल हॉटस्पॉट हैं, उसमें से वजीरपुर में इस वक्त मौजूद है। और यहाँ पर आप देखिए, जब इसको अपनाया जा रहा है तो यहाँ पर दिल्ली के प्रधानमंत्री गोपाल राय पहुँचे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि इस तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसके पीछे मकसद ये बताया जा रहा है कि आसपास के इलाकों में जहाँ पे भी
पॉल्यूशन के जो सोर्सेज हैं, चाहे वो बायोमास बर्निंग की बात करें या फिर कोई औद्योगिक प्रदूषण की बात करें या वेहिकुलर की या सड़क टूटी है, तमाम चीज़ों को इस ड्रोन के ज़रिए देखा जाएगा। और देखिए यहाँ से संपर्क जो है वो ड्रोन के ज़रिए होता है। सामने जो आप लैपटॉप देख रहे हैं उसमें तमाम जो आंकड़े हैं वहाँ पर वो आंकड़े दर्ज हो रहे हैं और उसके बाद उनको रिवाइज किया जाएगा, उनका विश्लेषण किया जाएगा कि आखिर कौन से वो कारण हैं। आपको बता दें प्रदूषण दिल्ली में हमेशा एक बड़ी समस्या रही, खासकर अगर बात करें तो सर्दियों के मौसम में, तो उसको कर्व करने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। और उत्तरकाशी में एक मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर कल बड़ा बवाल हो गया। हिंदू संगठनों की ओर से निकाले गए जुलूस को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कल उत्तरकाशी में एक मस्जिद हटाने की मांग को लेकर जमकर बवाल हुआ। हिंदू संगठनों की ओर से निकाले गए जुलूस को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के लाठीचार्ज करने पर लोग उग्र हो गए। इस दौरान पुलिस से लोगों की झड़प भी हुई, जिसके बाद हिंदू संगठन के समर्थन में व्यापारियों ने बाजार बंद रखने का फैसला किया। वहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कई इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं कुछ इलाकों में बड़े अधिकारियों ने फ्लैग मार्च भी निकाला। दरअसल उत्तरकाशी के मुख्यालय के पास मौजूद मस्जिद की वैधता को लेकर संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल मुखर है। दल की तरफ से कल उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में महारैली आयोजित की गई थी। स्थानीय व्यापारियों ने भी महारैली को अपनी दुकानें और बाजार बंद करके समर्थन दिया था। गुरुवार को संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल का प्रोटेस्ट शुरू हुआ। प्रदर्शन में शामिल लोग मुख्य बाजार से होते हुए भटवाड़ी रोड तक पहुंचे थे। वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई और इसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। कर्नाटक के शिवमोगा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पुलिसकर्मी को ड्यूटी के दौरान कार चालक ने 100 मीटर तक कार की बोनट पर लटकाकर घसीटा। घटना गुरुवार की है, जब प्रभु नाम के एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने एक तेज रफ्तार कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने न केवल पुलिसकर्मी की बात अनसुनी की, बल्कि एसयूवी के बोनट पर उन्हें लटकाकर गाड़ी चलाने लगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी प्रभु कार को रोकने के लिए उसके सामने खड़े थे। जब उन्होंने चालक से गाड़ी किनारे करने को कहा, तब आरोपी ने विवाद शुरू कर दिया। इसी दौरान गाड़ी रोकने के बजाय उसने अपनी एसयूवी को आगे बढ़ा दिया, जिससे पुलिसकर्मी खुद को बचाने के लिए बोनट पर लटक गए। कार चालक ने करीब 100 मीटर तक गाड़ी दौड़ाई, जिसके बाद गाड़ी रोककर वो मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया और तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये वारदात सह्याद्री कॉलेज के पास हुई, जहाँ पुलिसकर्मी नियमित जाँच कर रहे थे। आरोपी की पहचान मिथुन जगदले के रूप में हुई है, जो पेशे से केबल ऑपरेटर है।